नमस्कार। शिक्षा की बातें इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ में द न्यू भारत के संस्थापक श्री रवि शुक्ला जी और बिलासपुर के एजुकेशन एक्टिविस्ट और उपाध्यक्ष श्री पवन ताम्रकर जी पैनलिस्ट के रूप में जुड़े हैं। और उनकी जो विचार हैं, जो इन्होंने आज तक शिक्षा की जगत में काम किए हैं, वो काफी सराहनीय है और इसे लोगों तक पहुंचाना जरूरी है ताकि लोग मोटिवेट हो सकें, संगठित हो सकें और स्टूडेंट और अभिभावकों के हितों में काम कर सकें। और अभिभावकों को भी संगठित करना जरूरी है, जिसमें कि इनकी जो कार्य क्षमता, जो आज आने वाले समय में जो इन लोग पुराने समय में काम किए हैं, जो आज यहाँ तक पहुंचे हैं, ये सब बातें इनके मुख से हम सुने तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रवि जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। पवन जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो मैं शुरुआत रवि जी से करना चाहूंगा। रवि जी, आप शुरुआत का उद्बोधन अपने मुख से करिए कि आप आज तक आपको इस मुकाम तक पहुंचने में क्या क्या दिक्कतें आई और किस तरीके से आप पहुंचे। जी रवि जी। जी दिनेश जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया। आदरणीय पवन जी, आपका स्वागत है। दरअसल आपका जो शिक्षा की बातें कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य बहुत अच्छा है कि अभिभावक, शिक्षक और शिक्षा संचालक तीनों के तीनों एकजुट होकर के बच्चों के उत्थान के लिए और देश के भविष्य के लिए एकजुट होकर के कार्य कर सकें। जहां तक बात आती है शिक्षा में काम करने की, महाविद्यालयीन शिक्षा पूरी करने के बाद जब आप अपना भविष्य या जिसे करियर कहते हैं, यदि शिक्षा के क्षेत्र में आजमाना चाहते हैं तो इतना आसान नहीं। सबसे पहली चुनौती आती है आपके सामने अलग अलग प्रकार के स्कूलों की, जहां पर एक छोटी स्कूल से लेकर के 5 स्टार 7 स्टार तक की स्कूलें खुली हुई है। सरकारी स्कूलों की बात अलग है। सरकारी स्कूलों में जहां अलग प्रकार का संघर्ष है, जात के नाम पर, पैसों के नाम पर और अन्य अलग अलग प्रकार के। मेरे पास भी कई मौके आए जिसमें कि रिश्वत के कारण शायद मैं सरकारी और ग्रांटेड स्कूल के भीतर न जा पाया, लेकिन निजी संस्थाओं के अंदर काम करने का मेरा व्यक्तिगत अनुभव कुछ अलग रहा। मैं मानता हूं कि निजी संस्थाओं ने इस देश के भीतर शिक्षा व्यवस्था को एक मजबूती देने का काम किया है। कारण सरकारी स्कूलों के ऊपर से जिस प्रकार से सरकार ने अपना हाथ हटा रखा है, मान्यता दे देना एक अलग विषय है, लेकिन उसे संचालित करने के लिए जहां सरकारी स्कूलों में गधे और कुत्ते बैठते हों, जिन सरकारी स्कूलों में मक्खियां और मच्छर बैठते हों, जहां पर अव्यवस्था और अलग प्रकार का माहौल पैदा कर दिया गया हो, जहां बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए शिक्षकों को जद्दोजहद करना पड़ता हो, सिस्टम किसी प्रकार से उनको मदद नहीं करता, वहां पर इस देश के भीतर निजी शिक्षण संस्थाएं फलने और फूलने लग गई। और इनके फलने फूलने का कारण सरकार का दोष था, सरकार की कमी थी। यदि सरकार ने अच्छा काम किया होता तो निजी संस्थाएं उसी प्रकार से आधी दम तोड़ देती। जिस प्रकार से मलेरिया का मच्छर आता है, मच्छरदानी देख करके भाग जाता है, लेकिन यदि मच्छरदानी सही नहीं रही, एक छेद रहा, तो आपको मलेरिया होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये हकीकत है कि इस देश को शिक्षा के क्षेत्र में एक निजी संस्थान का मलेरिया लग चुका है। जी दिनेश जी। जी, आपने काफी अच्छी बातें कही और शायद आपने एक सारांश लोगों को समझाने की कोशिश किया है कि जो निजी मच्छर के रूप में जो निजी संस्थान लोगों तक पहुंच चुके हैं और इस देश को खोखला करते जा रहे हैं। श्री पवन जी, आप इसी बातों को आप शायद झेल भी रहे हैं। आप एजुकेशन के क्षेत्र में काफी अच्छा वहाँ काम कर रहे हैं, जो स्टूडेंट के और अभिभावकों के हितों में। तो पवन जी, आप आगे बात बताइए कि आपको क्या दिक्कतें आ रही है या आप क्या परेशानी झेल रहे हैं। सर, पहले जब हम लोगों ने ये आंदोलन चालू किया, हम लोग मतलब पहले हम लोगों का विचार नहीं था बिल्कुल भी कुछ भी करने का, लेकिन जब हम लोगों के सामने जब प्रॉब्लम्स आई कि जो स्कूलों में सुविधाएं नहीं मिलना, स्कूलों की मनमानी करना, मनमानी फीस वसूलना, तो लगभग 2 साल पहले हम लोगों ने एक संघ का निर्माण किया कि हम अपने अभिभावकों के को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्कूल की कोई मनमानी चल रही है, उसके खिलाफ आगे बढ़ सके। 2 साल पहले उसकी नींव रखी गई। हमारे अध्यक्ष हैं माननीय श्री मनीष अग्रवाल जी हैं, और हमारे जो लीगल एडवाइजर्स हैं उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया हुआ है। वो हमें अपना विचार बताते हैं और अपने साथ उनके अनुसार हम लोग आगे बढ़ते रहे। बीच में काफी दिक्कतें आई,
जैसे कि हम लोगों ने काफी रैलियां की हैं, बहुत काफी धरने प्रदर्शन किए हैं, लेकिन हमारी शिकायतें और आवेदन के बाद भी अभी तक शिक्षा विभाग का कोई भी एक लेटर जारी नहीं हो पाया कि स्कूलों के पर रोक लगाई जा सके। जी तो हाँ, आज भी हम वही ये बातें तो पवन जी सही बात है, सभी जगह हो रही है कि सरकार के पास आवेदन जा रहे हैं, शिकायतें जा रही हैं, उसके बाद भी यही कारण है कि शुक्ला जी ने एक बहुत अच्छी बात की, जो मच्छर रूपी जो एक कीड़ा लोग निजी स्कूल का लग चुका है, या जो गलत तरीके से चलाया जा रहा है। निजी स्कूल कोई गलत नहीं होते हैं, परंतु उनको गलत तरीके से शायद चलाया जा रहा है। वो उस चीज की हर अभिभावक, हर जनता या परेशानी, और सरकार भी उस चीज को झेल रही है, क्योंकि सरकार के आदेशों का भी वो सरेआम उल्लंघन कर रहे हैं। इसमें शुक्ला जी आपका क्या कहना है? देखिए दिनेश जी, इसमें दो चीजें हैं। शिक्षा संस्थान दोनों रूप से चल रहे हैं, तीन प्रकार से। एक तो प्योरली सरकारी होते हैं, दूसरे जिन्हें की मान्यता दी जाती है जिसे हम ग्रांटेड कहते हैं, और तीसरे जो निजी संस्थान है। निजी संस्थान के भीतर जो पालकों का, अभिभावकों का एक अलग प्रकार का रौद्र रूप आ जाता है, गुस्सा, दो तरीकों का। नंबर एक, जिसे कि मनमानी फीस कहा जाता है। ये जो मनमानी फीस है, ये लॉकडाउन के पीरियड में अचानक से उठी, लेकिन ये वही पालक है जो कॉन्वेंट स्कूलों का, बड़ी स्कूलों का, नामी स्कूलों के नाम के पीछे भागते हैं। मैं एक पालक का इंटरव्यू सुन रहा था, इंटरव्यू मतलब जो बच्चे का एडमिशन होता है तब, बहुत पुरानी बात है, 2015 के आसपास की बात है। उस वक्त मैं नासिक में था, नासिक की एक निजी संस्थान में था, जो और बहुत ही नामी, देश का प्रतिष्ठित विद्यालय, जिसकी 188 ब्रांचेस है। पालक क्या बोलता है, सर पढ़ाई तो बहुत सारे स्कूल करवा लेंगे, आप अलग क्या करवाओगे ये बताइए। अलग करवाने के चक्कर में निजी संस्थान बेहतर देना चाहते हैं, पालक नाम के पीछे भागना, और हमारे बच्चे ने सो एंड सो कॉल्ड स्कूल से पढ़ाई की है, ये एक स्टेटस का सिंबल। अपना स्टेटस बनाने के चक्कर में कहीं ना कहीं पालक खुद जाता है। कोई भी निजी संस्थान आपके घर पर आकर जबरन आपका प्रवेश नहीं करवाता। लॉकडाउन के भीतर ये जो जबरदस्ती फीस वसूलने वाला या मनमानी फीस वसूलने वाला आया, ये जानबूझ करके, जब अचानक से मौका मिल गया लोगों को, तो उन शिक्षण संस्थाओं ने जहां पर की शिक्षा देने के लिए व्यापारीकरण किया है, सरकार ने मध्य प्रदेश में एक रूल लागू किया, मिनिमम फीस होनी चाहिए। अब हर वर्ष कुछ प्रतिशत की बढ़ोतरी हर स्कूल करते हैं। सरकार ने शुरुआत से यदि बंधन लगाए होते, वही मैं कहता हूं हमेशा कि यदि मेरे बच्चे घर के भीतर शुरुआत से अनुशासित रहेंगे, तो मुझे उनके 20 वर्ष की उम्र के बाद संभालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं 20वें वर्ष में जाकर उनको बोलूं कि भाई सुधरो, संभलो, तमीज से बात करो, तो शायद मैं देर कर चुका हूं। सरकारों ने या राज्य सरकारों ने कर दी है देरी। हमने पहले लंबी छूट दे दी। और सर, सबसे बड़ी चीज, पवन जी और आप दोनों राजी होंगे, देखने वाले दर्शक भी, अधिकांश स्कूल किसके हैं? सारे राजनेताओं के। जी सारे राजनेताओं के हैं, या तो राजनेता या तो उनका रिश्तेदार। मैं बताता हूं, डीपी सलमान खुर्शीद जी की है, बड़े बड़े राजनेताओं की स्कूल हैं। आपके यहाँ पर छत्तीसगढ़ में एक नई स्कूल खुली है, नई खुली थी 2013 में, एकेडमिक वर्ल्ड स्कूल। किसकी है? वो भी एक कहीं ना कहीं से जुगाड़। हर प्रकार से कहीं ना कहीं राजनेता शामिल है। तो अपना घर कौन लुटवाना चाहेगा? आप खुद बोलिए, यदि पवन जी, कोई भी राजनेता की स्कूल है, एक कॉल जाता है, वहां का इंस्पेक्शन छोड़ के आप कहीं पर भी चले जाइए। बिल्कुल जी दिनेश जी, बिल्कुल शुक्ला जी, आपका कहना सही है कि ये जो निजी स्कूल है, इसमें तो पहले पालक ही आए। उस समय ये था कि लोगों के पास पैसा था और उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि निजी स्कूल अंदर अंदर उनके घरों तक दीमक बन के घुस रहे हैं। पर कोरोना काल में जब पैसा लोगों के बीच में आना बंद हुआ, तब समझ में आया लोगों को कि हमारा पैसा दीमक की तरह निजी स्कूल वाले चूस रहे हैं। और बड़े बड़े राजनेता इसमें जो पहले से सब कुछ हथियार रखे हैं, हथकंडे अपना रखे हैं, उन्हीं के स्कूल है।
और जिसके कारण की पालकों को दिक्कत आ रही है। और इसमें बिल्कुल। जो आने वाले समय में यदि कोरोना काल नहीं आया होता तो शायद अभी आने वाले समय में भी पालकगण लूटते रहते और इन स्कूलों की मनमानी सामने नहीं आ पाती। शायद देखने वाली बात यह है कि कोरोना काल में ही लोग जागृत हुए हैं, क्योंकि उनके घरों में जब पैसा कम हुआ है तब उनको समझ में आया कि हमारा पैसा गलत रूप से मनमानी तरीके से लूटा जा रहा है इन स्कूलों द्वारा। और इसमें पालक भी कहीं ना कहीं दोषी है, क्योंकि पालक आज संगठित नहीं है। और यही कारण है कि इनके असंगठन के कारण, जो संगठित नहीं होने के कारण ही ये स्कूल वाले संगठित होकर इनको लूट रहे हैं। जी पवन जी। जी सर जी, आपका कहना बिल्कुल सही हो रहा है सर जी। यहाँ पर जब पहले तो हम लोगों ने जो भी रैली और धरना प्रदर्शन वगैरह किया, वहाँ अभिभावक सामने नहीं आते थे। जैसे ही लॉकडाउन वगैरह हुआ और लोगों के पास पैसे की कमी हुई, या एक मौका मिला लोगों को समझने का कि हाँ, ये एक कटु सत्य है कि मनमानी फीस वसूली जा रही थी। अब अभिभावकों को समझ में आया है कि हमें वो पेमेंट नहीं देना है जो ये मनमानी तरीके से लूट रहे थे। फिर भी अब बच्चों के भी सामने जो भी अभिभावक है उनको झुकना पड़ता है उनके परवरिश के लिए या आगे पढ़ाई के लिए, तो वो डर कर फीस जमा करने को मजबूर हो जाते हैं। और अभी तक फी पे कर ही रहे हैं और आगे भी करेंगे ही। उसी का फायदा है अभी। अभिभावकों को संगठित होना बहुत जरूरी है। आप देखेंगे कि जैसे किसान आंदोलन चल रहा है, वो एक संगठित आंदोलन है। वो पूरी ईमानदारी पूर्वक वो अपने संगठन को हर कोई पूरा समय दे रहा है, पर शायद अभिभावक संगठित नहीं हो पा रहे हैं और संगठित होने की कोशिश करते हैं तो ईमानदारी पूर्वक अपनी बातों को या अपनी जो दिक्कतें हैं उनको सामने लाने में उनको झिझक हो रही है। जी जी। तो आने वाले समय में जो एक हमको देखना है कि हमको भी किसान आंदोलन से प्रेरणा लेना चाहिए अभिभावकों को, कि संगठित होकर हमको किसी निजी स्कूल का जबरदस्ती नुकसान नहीं करना है। निजी स्कूल में कुछ निजी स्कूल अच्छे भी हैं जो सही रूप से चला रहे हैं, जो बच्चों के लिए हितकर साबित हो रहे हैं, पर उसमें से कुछ जैसे आप बोल सकते हैं किसान आंदोलन में भी कुछ गलत लोग घुस चुके हैं जो खालिस्तानी और ये सब का नारा लगा रहे हैं। ऐसे निजी स्कूलों में भी कुछ गलत लोग निजी स्कूल चला रहे हैं जो सिर्फ लूट मचाए हुए हैं, जिसके कारण पूरे निजी स्कूल बदनाम है आज की डेट में। जी शुक्ला जी। जी बिल्कुल सही दिनेश जी। देखिए, दो चीजें होती हैं, अच्छाई और बुराई साथ साथ चलती है। जब लोगों को मौका मिलता है तो लोग लूटने का अवसर कभी नहीं छोड़ते। उदाहरण के रूप में ये हमको नहीं भूलना पड़ेगा कि स्कूल अंततः बनाने वाले व्यक्ति का एक व्यापार है, और उस व्यापार को उसने अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, आप खुद देख लें, जिसके पिताजी शिक्षण संचालक थे, बेटा भी वही काम करेगा। वो डायरेक्टर के केबिन में या मैनेजिंग डायरेक्टर के केबिन में वही बेटा ही बैठेगा। वहां पर कोई बाहर से रिक्रूटमेंट नहीं किया जाता। उन्हें सिखाया जाता है कि एक 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 हिसाब आपको लेना है। तो साधारणता यह है कि जब वहां पर आप जाते हैं तो आप उनके लिए एक ग्राहक होते हैं। हमारे देश में वो दूर हो गए जब शिक्षा को संस्कार के रूप में देखा जाता था, शिक्षा को सामाजिक उत्थान की दृष्टि से देखा जाता था। वो दिन टल गए कि पेड़ के नीचे रामू मास्टर जी किसी को मुफ्त में 10वीं की कक्षा पढ़ा देंगे ना। आज तो भैया 500 रुपया फीस लेके 5,000 रुपए तक हम घंटे का चार्ज करते हैं। जहां शिक्षा पूरी तरह से बाजारीकरण की दौड़ में हावी हो चुकी है, बाजारीकरण बहुत तेजी से हावी हुआ है। एक अच्छा खासा बिजनेस आप देखिए, एक बंदे ने स्कूल खोली, वो चैन ऑफ स्कूल्स खोलता जाता है। ये जो चैन ऑफ स्कूल्स हैं, ये पता तय करते हैं कि आप व्यापार करते हैं। और टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत ईमानदारी के साथ, जहां व्यापार आ जाता है वहां पर कभी भी जन कल्याण, जन सेवा, समाज सेवा नहीं होती। तो अभिभावक उनके लिए ग्राहक थे, ग्राहक हैं और ग्राहक रहेंगे। और पालक खुद इस बात को उनके सामने घुटने टेक चुके हैं कि हमें आप जैसा ट्रीट करेंगे हम वैसे ही ट्रीट होंगे। जी जी। तो जी शुक्ला जी, आपका जितने भी बातें हैं बिल्कुल सच्चाई की है। और सबसे अच्छी बात है कि आप शिक्षक के साथ साथ एक पत्रकार भी हैं। तो आप इन दोनों चीजों को देखते हुए आप अच्छे जो अपने द न्यू भारत के द्वारा जो आप कार्यक्रम करते हैं शिक्षा के संबंध में, काफी आप काम भी किए हुए हैं और लोगों को बुला बुला के उनकी बातें भी रखते हैं। पैनलिस्ट के रूप में आप कई डिबेट भी कर चुके हैं, परिचर्चा भी कर चुके हैं।
आपको दूसरों लोगों से जो सुनने मिलता है उसमें आपका द न्यू भारत जो काम कर रहा है, जो हितों में काम कर रहे हैं स्टूडेंट और अभिभावकों के, तो दर्शक भी आपसे जानना चाहेंगे आपका द न्यू भारत का नंबर या आपके द न्यू भारत से कैसे जुड़ सकते हैं, वो आप तक अपनी बात कैसे पहुंचा सकते हैं। जी शुक्ला जी। देखो जी, द न्यू भारत कोरोना के पीरियड की एक देन है। जब हम घर पर खाली बैठे थे तब कुछ पहले की कभी की इच्छा थी, हमने द न्यू भारत को जन्म दिया। द न्यू भारत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप स्वस्थ चर्चा देख सकते हैं, किसी की पार्टी की तरफ, नेता की तरफ, किसी भी विचारधारा की तरफ झुकाव न रखते हुए एक ऐसी चर्चा जहां पर हम सही रूप में, जैसे कहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी करना, चर्चाएं आज तक द न्यू भारत के पटल पर केवल स्वस्थ रूप में हुई है। भविष्य में मेरी और हम सभी की इच्छा होगी कि स्वस्थ रूप में होती रहे। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा प्रयास यही है कि हम उन सरकारी स्कूलों को खोज कर लाएं जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आज इस लॉकडाउन के पीरियड में भी जिन सरकारी स्कूल के शिक्षकों ने बहुत बढ़िया काम किया, मैं ऐसे लोगों की तलाश में हूं जिनके हम इंटरव्यूज कर सकें। हमारा नंबर है 8446036580। इस नंबर के जरिए आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आप इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए अपनी राय रखना चाहते हैं, बात रखना चाहते हैं, तो हम आपको प्लेटफॉर्म देंगे, पर शर्त है पार्टी, नेता और विचारधारा का कहीं झुकाव ना हो। और शिक्षा के क्षेत्र में अभी तक हमने तकरीबन नहीं तो भी 15 से अधिक प्रोग्राम किए हैं, जिसपे हाल ही में 12 जनवरी को हमने 4 राज्यों के बच्चों का, आपके यहाँ से आदरणीय अमित जोगी जी जुड़े हुए थे, महाराष्ट्र से शिक्षा मंत्री थे, दिल्ली से एक आईएएस अधिकारी थी। हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चों के भीतर मोटिवेशन, उनके अंदर सकारात्मकता का माहौल कैसे जगाया जा सकता है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, डॉक्टर कलाम के जो चीफ एडवाइजर थे, वे बहुत सुंदर बात कहते हैं, हमें देश के ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को सामने लाने की जरूरत है, क्योंकि बाकी अपने आप आ जाएंगे। तो मुझे लगता है आप और आदरणीय पवन जी जो काम कर रहे हैं, उस काम को कहीं ना कहीं तब यश मिलेगा जब उसमें लोगों की सहकारिता बढ़ेगी, लोगों की सहभागिता बढ़ेगी। और वो सहभागिता के आज की तारीख में सोशल मीडिया बड़ा प्लेटफॉर्म है। जी दिनेश जी। जी, आपके बारे में मैं शुरुआत में ज्यादा नहीं बता पाया क्योंकि कार्यक्रम आज मैंने हड़बड़ी में चालू किया है, थोड़ा लेट हो गया था किसी कारण से। मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा और दूसरे अभिभावकों को कि द न्यू भारत के संस्थापक रवि शुक्ला जी काफी अच्छे जो पत्रकार होने के साथ साथ इनकी जो द न्यू भारत में आप देखेंगे तो ये पाकिस्तान और नेशनल इंटरनेशनल लेवल के भी डिबेट करा चुके हैं और इनके द न्यू भारत में होते रहते हैं। पाकिस्तानी नागरिकों के साथ में इंडियन नागरिकों का मिल के संवाद भी इन्होंने अपने द न्यू भारत के जरिए किया है, जो कि काफी मतलब एक अच्छा काम है कि कई देशों के साथ जुड़े हुए हैं और कई देशों के नागरिकों को समान रूप में देखकर अपने द न्यू भारत के द्वारा जोड़कर संवाद स्थापित करते हैं। पवन जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपकी जो शुरुआत हुई है बच्चों के लिए, अभिभावकों के हितों के लिए, ये आप कितने वर्षों से कर रहे हैं? इसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं और अभिभावकों को मोटिवेट करने की कोशिश करें। जी पवन जी। सर, पहले तो हम लोग सभी लोग अकेले अकेले अलग अलग वर्क करते थे। कोई कहीं शिकायत करता था, कोई आवेदन करता था, तो हम लोगों ने विचार किया कि क्यों ना सभी लोगों को एक जगह संगठित किया जाए, एक संघ का निर्माण किया जाए। तो ऐसे ही हम लोगों ने कुछ जो जुझारू अभिभावक थे, जो स्कूल के मनमानी जो स्कूलों की मनमानी चल रही थी उसके खिलाफ बोलते थे, तो उनको पहले हम लोगों ने सर्च किया, खोजा, तो उन लोगों को सभी को इकट्ठा किया। उसके बाद हम लोगों ने जो बैठक वगैरह की, मीटिंग वगैरह की, उसमें सभी की सहमति से निर्णय लिया गया एक संघ बनाया जाए। उसके बाद फिर सभी का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव वगैरह का एक चॉइस किया गया और फिर संघ का निर्माण हुआ। उसके बाद हमारे जो कार्य क्षमता है उसमें थोड़ा सा लोगों का रुझान भी आया और काफी अच्छा वर्क भी पहले हुआ। लेकिन कुछ समय से अभिभावक फिर आप भी समझते हैं, जैसे ये समय ज्यादा लगता है या कुछ अभिभावकों को दिखाई नहीं देता कि कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उससे थोड़ा दूर हट जाते हैं। लेकिन कोरोना काल जैसे ही आया और उसमें प्रॉब्लम्स आई तो अभिभावक हमसे जुड़ने लगे। तो उसी का अभी जो
हम लोग को जो शिकायतें वगैरह हैं उसमें थोड़ा सुनवाई तो हुई, लेकिन सब दबा दी गई। जी। हाँ, ये अब देखने को मिलता ही है कि सरकारी विभाग में सुनवाई नहीं हो पाती है, स्कूलों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। आवेदन तो बहुत जाते हैं वहां पे, शिकायत बहुत जाती है, पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती, ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती। छोटी मोटी कार्रवाई, छोटे मोटे लेटर जारी करना, पत्र जारी करना, ये तो वो करते हैं, पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती जी जिसका जी, जनरल वो बात। स्कूल वाले, जी। निजी स्कूल वाले मनमानी तरीके से फायदा उठाते हैं और सरेआम उल्लंघन करते हैं। शुक्ला जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। अब आप शुक्ला जी चूंकि ने पहले शिक्षक भी हैं, बताया ही। आप चूंकि शिक्षक भी हैं, तो शुक्ला जी, हम्म। आप जो बच्चों के प्रति करते हैं, जो आप उनको सिखाते हैं, आपका जी। आपका बच्चों के लिए जो एक लगाव है, वो आगे उभर के हम्म। आपने जो लोगों को एक शिक्षित करने का एक प्रोग्राम बनाया है, उसमें कोई नया टेक्निक आप यूज कर रहे हैं आने वाले समय के लिए? नहीं, देखिए, इसके भीतर में हम लोग कोशिश वही करते हैं कि किस तरह से डिजिटल प्रयोग के माध्यम से, जैसे क्लासरूम में जो सॉफ्ट बोर्ड और आदि चीजें होती हैं, इन सारी चीजों का प्रयोग तो करते ही हैं, लेकिन जी मैं एक चीज ये मानता हूं कि बच्चों को सबसे पहले आपको आत्मविश्वासी बनाना पड़ेगा। होता क्या जी है, अधिकांश शिक्षक दो चीजों पे फोकस करते हैं। नंबर एक, अधिक अधिक से अधिक नंबर कैसा आए, और नंबर दो, जी कोर्स कंप्लीट करने पर। जिस दिन हम इन दो चीजों से बाहर निकल जाएंगे कि हमें नंबर लाने हैं और हमें कोर्स कंप्लीट करना है, शायद जी उस दिन जाकर के हम बच्चों को शिक्षित कर पाएंगे। आज की तारीख में हम शिक्षित नहीं कर रहे, बल्कि हम उन्हें अंकों की दौड़ में दौड़ाना चाहते हैं। बच्चों जी को 10वीं का बच्चा हो, 12वीं का बच्चा हो, किसी भी कक्षा का बच्चा हो, उसकी सहभागिता खेल के प्रति, कला के प्रति, अन्य विषयों के प्रति समान रूप से हो। मेरी कोशिश ये होती है कि बच्चों को कुछ ऐसे व्यक्तियों के साथ जो समाज में एक आइडियल हैं, उनके साथ कम से कम कभी कम्युनिकेट करने का मौका दिया जाए। और जी इसमें कुछ प्रतिशत तक मुझे सफलता मिली है कि मैंने अब तक अपने जिन भी विद्यालयों में काम किया है, मैं और मौके मौके पर कुछ ऐसे लोगों के साथ उनके इंटरेक्शन करवाते रहता हूं जिन जो उनकी पहुंच से बाहर हैं, या जी उन्हें एक मोटिवेशन मिल सकता है। उससे दो फायदे होते हैं। आप ऐसे बच्चों को लाइए सामने जिनके अंदर माइक पर बोलने की और लोगों के सामने पब्लिक स्पीकिंग की बहुत ज्यादा डर है। उनका डर जिस दिन वो दूर हो गया, वो आपके लिए उस दिन जीत है। तो हमें जी कला, साहित्य, हर प्रकार की चीजों के लिए बच्चों के भीतर नया रूप जगाना पड़ेगा। और नई जी एजुकेशन पॉलिसी कल चल करके यदि इंप्लीमेंट होती है, तो हमारी क्लासरूम कितनी ज्यादा बच्चों के लिए फायदेमंद हो सकती है, इस पर असर करेगी, ना कि कोर्स कंप्लीट करने और नंबर के पीछे। आज की तारीख में अंक और कोर्स कंप्लीशन, ये दो चीजों के पीछे बस हम भागते चले जा रहे हैं। शिक्षा जस की तस है। जी दिनेश जी। जी जी शुक्ला जी, आप चूंकि शिक्षक भी हैं और साथ में आप एजुकेशन के क्षेत्र में आप इतना अच्छा काम भी कर रहे हैं, और प्लस आप शायद अभिभावक भी होंगे, आपके बच्चे भी हम्म। होंगे, तो आप जी। एक शिक्षक के रूप में जब काम करते हैं, तो अभी इस कोरोना काल में जो ऑनलाइन पढ़ाई, जो बच्चों को दिक्कत आ रही है, चूंकि आप पढ़ाते हैं, तो आपको पढ़ाने में क्या दिक्कत आ रही है, और आप अभिभावक के रूप में जो बच्चों को दिक्कत आ रही है, उसमें आपको क्या दिक्कत आ रही है, इन दोनों का वर्णन अपने शब्दों में करिए। देखिए, एक बार प्रश्न दोहरा देंगे? मेरा कहना है कि चूंकि आप शिक्षक भी हैं और साथ में आप अभिभावक भी होंगे, आपके बच्चे भी हैं, तो आप हम्म। शिक्षक के रूप में जो आपको कठिनाई आ रही है ऑनलाइन क्लास की, उसका भी हम्म। वर्णन कीजिए। और अभिभावक के रूप में चूंकि आपके बच्चों को कोई दिक्कत आ रही होगी, वो दिक्कत शायद आपके पास ही आती होगी, तो उसको आप दोनों को कैसे हैंडल करते हैं, दोनों दिक्कतों को? देखिए, अभी इस वक्त जो मेरा बेटा है वो काफी छोटा है, हालांकि वो अभी जी स्कूल नहीं जाता, लेकिन हाँ, दो चीजें हैं इस ऑनलाइन के दौर में। सबसे प्रमुख बच्चों के लिए केवल उनके माता पिता हैं। जी सबसे पहले उनके माता पिता हैं, उसके बाद में फिर शिक्षक आते हैं। तो इस वक्त जी बच्चों के दो टीचर हो गए हैं, एक उनके माता पिता और दूसरे जी उनके उनके जो शिक्षक हैं वो। तो दोनों की जिम्मेदारी अब बढ़ गई है। जब तक ये पेंडेमिक नहीं खत्म होता, या इसके कुछ वर्षों बाद भी, या मैं कहूं हमेशा के लिए, एज अ जी पालक और एज अ टीचर हमारी दोनों की भूमिका होती है। एज अ टीचर हमारी दो भूमिकाएं होती हैं कि हम बच्चों को अपनापन भी दें और उन्हें किताब का ज्ञान भी दें। लेकिन किताब के ज्ञान से ज्यादा एक चीज और महत्वपूर्ण है,
उन्हें आप दुनिया से अवगत कराते रहिए। कहाँ क्या घट रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, हर बात के लिए उन्हें तैयार रखिए, क्योंकि उनकी जागरूकता ही कल के आने वाले भविष्य के लिए एक बेहतर संदेश हो सकता है। आपको पढ़ाने में क्या क्या दिक्कत आती है देखिए, इस ऑनलाइन पढ़ाने उसमें? ऑनलाइन में मेरी मेरी क्लास में मुझे अब तक तो सही बताऊं तो कोई दिक्कत आई नहीं। इंटरनेट आपका स्पीड में होना चाहिए, बस, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं। जी। पवन जी, आप भी अभिभावक हैं, एजुकेशन एक्टिविस्ट के साथ में आप अभिभावक हैं। जी आप चूंकि बच्चों के लिए लड़ भी रहे हैं, जी। आपको बच्चों की पढ़ाई में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? सर यहाँ पर दिक्कत ये आती है, क्लास यहाँ जो निजी स्कूल के संचालक या जो भी है, या टीचर्स के द्वारा जो पढ़ाई किया करवाया जा रहा है, जो कि नर्सरी के बच्चों को भी ऑनलाइन क्लास पढ़ाया जा रहा है, उनके द्वारा बोला जाता है हम नर्सरी के बच्चों को KG 1 KG 2 वालों को भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। लेकिन उसमें बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। अभिभावकों को उनके साथ बैठना पड़ता है, या उनको बाद में फिर पढ़ाना पड़ता है, या फिर एक ट्यूटर लगा, एक कोचिंग वाले, मतलब किसी भी शिक्षक को लगाना पड़ता है, ट्यूटर लगाना पड़ता है उनको पढ़ाने के लिए। जी। अभिभावकों को भी उसमें सामने आना पड़ता है, जुड़ना पड़ता है, और ऑनलाइन लाना पड़ता है, समझना पड़ता है, फिर वो समझाते हैं अपने बच्चों को। तो वो दिक्कतें सामने आ रही हैं छोटे बच्चों के लिए। उसमें बच्चों के शारीरिक या स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम आ रही होगी। जी जी जी, बिल्कुल। उनके जो लगातार मोबाइल में 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे बच्चे लेकर बैठते हैं मोबाइल, उसमें ही बहुत दिक्कतें आ रही हैं। अभी मेरी बच्ची को भी चश्मा लग गया है, वो क्लास 7 में है। पहले नहीं था जी प्रॉब्लम, अभी जी हाल में ज्यादा प्रॉब्लम आ गया है। जी। जी तो हाँ। इस बात का मैं उत्तर माननीय शुक्ला जी से लेना चाहूंगा। शुक्ला जी, आप चूंकि शिक्षक हैं और बच्चों को ऑनलाइन क्लास में इस तरह से दिक्कतें आ रही हैं, आप चूंकि पवन जी से सीधा सुने हैं, तो इसका क्या हमको निष्कर्ष या कुछ निराकरण निकालना चाहिए? देखिए, इसके अंदर में दो चीजें हैं। नंबर जी एक, कि हमें ये समझना पड़ेगा कि पेंडेमिक में यदि ये लंबा चलता, यानी मैं आपको यदि मार्च से लेकर के आऊं, मार्च या जी। अप्रैल से ये लंबा चल रहा है, तो भी हमें इसके साथ में तो जाना पड़ेगा। कारण क्या है कि हमें चीजों को समझना पड़ेगा। यदि हम चीजों को नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगी। तो इस वक्त, ऐसे वक्त में हमारे लिए पढ़ाना बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरी था। हाँ, ये हुआ कि आने वाले पिछले 1 वर्ष में हम लोग कुछ ज्यादा ही मोबाइल ऑन स्क्रीन बच्चों को ज्यादा रखे हैं। तो जी उनके ऊपर एक तो आंखों पर और विशेष रूप से दिमाग पर असर ज्यादा हुआ है। हम इन चीजों को समझ करके आने वाले वक्त में इससे कैसे बाहर ला सकते हैं, हमें सबसे ज्यादा इस पर फोकस करना पड़ेगा। मेरे ही चर्चा सत्र में एक प्रिंसिपल ने बहुत अच्छी बात कही थी। जैसे जी। स्कूल खुलेंगे, सबसे पहले बच्चों को 1.5 महीने के लिए आप मैदान पे छोड़ दीजिए, उनको अच्छी जी तरह से एंजॉय करने दीजिए, उनके तनाव को, उनके स्ट्रेस को आप दूर कर दीजिए। यदि हम ये बिल्कुल कर सही पाए, बात। तो आप यकीन जी मानिए कि जो 1 वर्ष का इतना तनाव या अन्य चीजें होगी वो दूर हो जाएगी। जी जी जी। बिल्कुल, उनके स्वास्थ्य भी अच्छे होंगे क्योंकि खेल कूद से उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। ये बिल्कुल सही सजेशन है। परंतु जो हम झेल रहे हैं, अभिभावक और बच्चे झेल रहे हैं, और शिक्षक के रूप में आपके पास भी शिकायत आती होगी कि हमारे बच्चों को ये स्वास्थ्य संबंधी, आंखों में दर्द, सर दर्द, इस टाइप से हो रही है। इसका आप चूंकि शिक्षक भी हैं, तो आप अपने तरफ से क्या उपाय इसका अलग से ढूंढते हैं या बताना चाहेंगे लोगों को? जी शुक्ला जी, शायद शुक्ला जी के पास आवाज नहीं जा पा रही है। पवन जी, आप बताएं, आपको कोई और इसका उपाय सूझ रहा है कि लोगों को क्या करना चाहिए अपने बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी को देखते हुए? सर ज्यादातर तो स्कूल वालों से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ही ऑनलाइन क्लास लें। और उसमें और कोई अभी हाल में चारा तो नहीं है, मतलब कोई और दूसरा उपाय नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा वो बच्चों को थोड़ा हल्का फुल्का ही ऑनलाइन क्लास करवा कर फिर उनको होमवर्क में ही दिया जाए, ज्यादा अच्छा है। वो घर में ही पढ़ाई करें, बेहतर जी। होगा। ज्यादातर स्क्रीन का यूज ना करें, मोबाइल लैपटॉप का ज्यादा उचित रहेगा।
इसमें एक और चीज जैसा कि हम लोग चर्चा में ला सकते हैं कि स्कूलों के द्वारा स्टडी मटेरियल वीडियोग्राफी या वीडियो सीडी बनाकर भी दिया जा सकता है, ताकि बच्चे समय मिलने पर रुक रुक कर उसको देख कर पढ़ सकें, उसकी तैयारी कर सकें। वीडियो के माध्यम से भी वो चाहे तो अपनी शिक्षा संबंधित जानकारियां हैं वो दे सकते हैं। और इसमें और कुछ भी उपाय हम लोग को मिलकर ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अभिभावक शिक्षक ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण इसमें कड़ी होती है। और दोनों बच्चों के लिए दोनों उत्तरदायित्व भी होता है, दोनों उत्तरदायित्व भी होता है। तो जो शिक्षक के माध्यम से हमें क्या सोचना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए कि बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी जो दिक्कतें आ रही हैं उसका भी निराकरण हो और बच्चे पढ़ भी पाए। शुक्ला जी, मैं आपसे इसका उत्तर जानना चाहूंगा। जी दिनेश जी, सबसे पहले माफी चाहूंगा, मेरा लैपटॉप बंद हो गया था। दो चीजें हैं इसके भीतर में। जी, इसके अंदर में दो चीजें हैं। क्या होता है कि बच्चों को हमें पहले समझना पड़ेगा कि केवल उनके बचपन का मतलब पढ़ाई नहीं होता। हमें उनके लिए हर प्रकार का उन्हें स्वतंत्रता, चाहे वो खेल हो, चाहे वो उनकी रुचि हो, चाहे वो उनको अन्य प्रकार की स्वतंत्रताएं हो, वो देना पड़ेगा। होता क्या है, बच्चा सुबह 7:30 बजे के लिए स्कूल अटेंड करना है, चलिए 7:30 से मैं थोड़ा सा आगे ले जाऊं, 8 बजे की स्कूल यदि बच्चे को जाना है तो बच्चे को सुबह 6:30 बजे उठना पड़ेगा या 6 बजे उठना पड़ता है। 6 बजे उठने के लिए उसको दिमाग पर एक तनाव है। बच्चा उठेगा, स्नान आदि करेगा, बस आएगी, विंगर आएगी, गाड़ी आएगी, वो उसमें बैठेगा, 3 या 2:30 बजे स्कूल से लौटेगा। उतने देर तक स्कूल ने उसे जो भी पढ़ाया और आदि चीजें हुई। 2 रिसेस होती हैं, 2 रिसेस में एक में उसने खाना खाना है, एक रिसेस में बचे कुचे समय में मस्ती करनी या खेलना कूदना है। 3 बजे स्कूल से आने के बाद बच्चा आधा घंटा या 1 घंटे का रेस्ट करेगा। उसके बाद पालकों ने सबसे बड़ी जिम्मेदारी गंवा दी है कि वो उसे ट्यूशन भेज देते हैं। बच्चा केजी का भी हो, पहली का भी हो, ट्यूशन जाता है। 5 बजे वो ट्यूशन जाएगा, 7:30 बजे ट्यूशन से आएगा। बचा हुआ समय होमवर्क क्या करने के लिए, तो बच्चे के पास समय ही नहीं बचा। आज की तारीख में हमें सबसे पहले उनको उनका समय लौटाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हम बच्चों को समय नहीं दे रहे हैं। कैसे? उनके खेलने का समय हमने ट्यूशन को दे दिया। दुर्भाग्य की बात है कि पहले जो ट्यूशन लोगों के बच्चों के लिए एक शर्म की बात होती थी, आज वो फैशन की बात है। जी। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि बच्चों को टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर हो, खेलने का मौका, क्योंकि एक बार बचपन चला गया तो दोबारा लौट कर नहीं आने वाला। आज मैं जिस उम्र में हूं, आप जिस उम्र में, हम नहीं खेल सकते, हमारे पास समय रहते हुए नहीं खेल सकते। हम वो चीज नहीं कर सकते जो हम चाहते थे। हो सकता है शरीर काम ना करे, हो सकता है कि मन ना हो सकता है अन्य व्यस्तताएं। तो कल चल करके बच्चों को ऑलरेडी बहुत सारे काम करने हैं, तो पहले तो उनके समय को हमें नियोजित करना पड़ेगा। दूसरा, उन्हें तनाव से, देखिए हर बच्चे की अपनी एक मर्यादा होती है, हमें समझना पड़ेगा, लिमिट्स हैं उसकी। जो 60 वाला है वो 60 ही लाएगा। मैं डॉक्टर मनोज शर्मा जी का उदाहरण दूंगा। मनोज शर्मा जी जो मुंबई में आईपीएस अधिकारी हैं, उनके 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन के परसेंटेज आप देख लीजिए, बहुत कम है, लेकिन आईपीएस अधिकारी हैं। अधिकांश बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों के परसेंटेज मायने नहीं रखते, बल्कि उनकी योग्यता, उनकी काबिलियत बाद में निकल करके आती है। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि बच्चे का अंक ही सब कुछ नहीं है। यदि वो रुचि पूर्वक कुछ काम करना चाहता है तो उसकी रुचि के अनुसार जाने दीजिए। यदि सिर्फ पढ़ाई कर रहा है तो वो उसको करने दीजिए, लेकिन पढ़ाई से उसको अन्य चीजों पे लगाइए। तो पहला, समय का नियोजन, दूसरा अंकों का प्रेशर, और तीसरा कंपैरिजन। हम तुलना करते हैं, चाचा के लड़के ने इतना लाया, पड़ोसी शर्मा जी के यहां से इतना आया, दुबे जी के यहां से इतना आया, खान साहब के लड़के ने इतना लाया। तो ये जो तुलना है बच्चे की, ये तुलना बच्चे को कहीं ना कहीं कमजोर करती है। और आपके नाम से और आपके डर से बच्चा कहीं ना कहीं खौफ में जीने लग जाता है कि उसे करके दिखाना है। ये यदि 3 चीजें हम लोग बच्चों को मेरा मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप बच्चों को स्वतंत्र छोड़ दीजिए, अनुशासित भी रखना है, लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारे पास में बच्चों को, जैसे हमारा और आपका दौर था, ट्यूशन होती नहीं थी। मुझे याद है कि मैं तो 10वीं के बाद ट्यूशन गया हूंगा, ट्यूशन थी नहीं। अच्छा खेलने का मौका मिलता था, पिताजी का डर था, पिताजी की गाड़ी की आवाज सुनते बराबर हम अंदर हो जाते थे, लेकिन तब तक दिल खोल कर खेलते थे, तब तक जी जान लगा करके खेलते थे। वो जो खेल था वो दौर याद आता है तो बहुत अच्छा लगता है कि अपने पिताजी के आने के पहले हम अपने कमरों में बैठ जाते थे पढ़ने।
जी, और दूसरी सबसे बड़ी बात, यदि पेरेंट बहुत अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चा घर के अंदर कैद हो गया है, तो पेरेंट की जिम्मेदारी है वो बैट बॉल उठाए, वो जो भी खेल चाहता है खेले, बच्चे को बाहर लेकर के निकले। तो जिम्मेदारी दोनों तरफ है। बच्चा यदि इनसाइड हो गया तो आउटसाइड ले जाने की, और आउटसाइड से इनसाइड लाने की जिम्मेदारी हमें समझनी पड़ेगी। तो समय नियोजन, तनाव और कंपैरिजन कम करना पड़ेगा, तो उसका तनाव अपने आप कम हो जाएगा। जी शर्मा जी। बिल्कुल, काफी अच्छी बातें, और इतनी अच्छी बातें हैं शायद आप लोग को छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। आप दोनों ये शायद लोगों के दिलों की बातों को आप दोनों बोल रहे हैं। दोनों काफी अच्छे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, और दोनों, आप शिक्षक हैं, आप तो गुरु हैं, और पवन जी भी काफी अच्छा सोशल एक्टिविस्ट के रूप में, वहाँ एजुकेशन एक्टिविस्ट के रूप में जो काम कर रहे हैं। ये शायद ऐसी ऐसी बातें हैं जो लोगों के दिलों की बात है, और ये बातें जितना काम करें उतना कम है। पर चूंकि समय हो चुका है, और आप लोग का भी समय है, कीमती समय, मैं ज्यादा नहीं लेना चाहूंगा, तो मैं आखिरी में मैं आप दोनों से आग्रह करूंगा। पवन जी, पहले आप बताएं, आप अपने नंबर बता दीजिए, ताकि वहां अभिभावकों को, बिलासपुर क्षेत्र में अभिभावकों को कोई दिक्कत हो रही हो तो आपसे संपर्क कर सकें। जी, आप अपना नंबर पहले बता दीजिए। जी पवन जी। सर नेटवर्क शायद प्रॉब्लम है, आवाज सही नहीं आ पा रही है। आपसे मैं विनती करता हूं कि बिलासपुर के अभिभावकों को, शायद उनका नेटवर्क प्रॉब्लम थी। जी शुक्ला जी, आप अपना नंबर एक बार बता चुके हैं, पर जाते जाते द न्यू भारत का पूरा डिटेल और एक बार नंबर बताएं, ताकि आपके न्यूज चैनल तक, आपके द न्यू भारत तक अभिभावक या कोई भी पीड़ित या कोई भी दर्शक या आम जनता भी, यदि अपने कोई न्यूज हो, कोई पीड़ित है, कोई कुछ समाचार आप तक भिजवाना चाहेंगे, तो वो आप तक पहुंचा सके, उसका आप डिटेल बता दीजिए इस कार्यक्रम के माध्यम से। जी जी, आप द न्यू भारत को, द न्यू भारत के फेसबुक पेज पर जाकर, यूट्यूब चैनल पर जाकर और theNewBharat.in वेब पोर्टल पर जाकर उसकी खबर पढ़ सकते हैं। वहां पर अन्य कई सारी चर्चाएं हो चुकी हैं, करीब 150 से अधिक चर्चाएं हो चुकी हैं, आप उन्हें सुन सकते हैं। आपका विज्ञापन आप हमें दे सकते हैं। आप चर्चाओं में यदि शामिल होना चाहते हैं तो आप मेरा नंबर यहां दर्ज कर लें, या तो द न्यू भारत के वेबसाइट, वेब पोर्टल और यूट्यूब, तीनों जगह मेरा नंबर उपलब्ध है। आप वहां से आकर के मुझसे संपर्क करके आप चर्चा में सहभागी हो सकते हैं। हमारा नंबर है 8446036580। आप इस नंबर के द्वारा हमें संपर्क करें, चर्चा में भी सहभागी हो, अच्छा लगेगा। अधिक से अधिक लोगों तक आपकी बात पहुंचे, हमें खुशी होगी। लेकिन विशेष रूप से एक अच्छा माहौल हम इस देश के भीतर यदि बनाना चाहते हैं तो चर्चाओं को जिंदा रखना पड़ेगा। बस हमारा उद्देश्य यही है। जी दिनेश जी। जी शुक्ला जी, धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के लिए आपने जो समय निकाला, अपना अमूल्य समय दिए लोगों के लिए, दर्शकों के लिए, और सबसे अच्छी बात है कि आप शिक्षक होते हुए आपने जो अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताई, वो शायद आने वाले समय में दर्शकों को लाभ पहुंचाएगी। इसी के साथ मैं आज आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद शुक्ला जी। बहुत शुक्रिया। तो आज आप जो शिक्षा की बातें कार्यक्रम आप सभी दर्शकों तक पहुंचाई, इस शिक्षा के कार्यक्रम के माध्यम से, शिक्षा की बातें कार्यक्रम के माध्यम से, जो शिक्षा जगत में अपने अपने क्षेत्रों में अमूल्य योगदान दे रहे हैं, श्री शुक्ला जी, श्री रवि शुक्ला जी, जो कि द न्यू भारत के संस्थापक भी हैं, और श्री पवन ताम्रकर जी, जो एजुकेशन एक्टिविस्ट भी हैं, और कई सालों से अभिभावकों के लिए, स्टूडेंट के हितों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो निजी स्कूलों की मनमानी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे दो पैनलिस्ट आज हमारे साथ थे, जिनका काफी अच्छी चर्चाएं थी। उनको हम छोड़ने की हमको तो इच्छा नहीं थी, परंतु चूंकि समय की पाबंदी है और एक समय, एक लिमिट था, इसलिए उनसे हमने विदा लेते हुए उनसे आज्ञा ली, और दर्शकों से भी अब हम आज्ञा लेना चाहेंगे। अगले सोमवार रात्रि 9 बजे के लिए शिक्षा की बातें जरूर, फिर हम कोई नए एजुकेशन एक्टिविस्ट या एजुकेशन के क्षेत्र में काम करने वाले महारथियों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।